नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में थे, जहां उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वाराणसी दौरे की तैयारियां और उसका जायजा लिया। 18 जून को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे, तो दूसरी ओर गोरखपुर दौरे पर गए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की कल मुलाकात हो सकती है। अगले 4 दिनों में योगी आदित्यनाथ से होने वाली नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की इन मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 2014 के 71 और 2019 के 62 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को सिर्फ 33 पर सिमट जाने को लेकर यह मीटिंग अहम देखी जा रही है। यहां मैं बता दूं कि यूपी बीजेपी कल से ही क्षेत्रवार चुनाव के नतीजों का मंथन कर रही है। बांदा से बीजेपी के हारे उम्मीदवार आरके पटेल ने कहा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुजफ्फरनगर में हारने वाले संजीव बलियान और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम की लड़ाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना राज्य में एनडीए के खराब प्रदर्शन के लिए 400 पार के नारे पर ठीकरा फोड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, शिवसेना से 40 विधायकों की बगावत तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का सिंबल और नाम उद्धव ठाकरे से छीना गया, वो लोगों के गले नहीं उतरा। तमिलनाडु जैसे राज्य में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई और पूर्व अध्यक्ष तमिलसाई सौंदरराजन की आज मुलाकात तो जरूर हुई है, लेकिन वहां भी बीजेपी संगठन में सब ठीक नहीं होने के कयास लग रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि बीजेपी की खुद की पहुंच से बहुमत फिसल जाने का कसूरवार कौन है? क्या यूपी में बीजेपी को अपनों ने लूटा? मोहन भागवत जब योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? और क्या मोदी योगी मिलकर सब ठीक कर देंगे? सवाल यह भी उठेगा कि नरेंद्र मोदी तो तीसरे टर्म में बीजेपी को 240 तक ले आए और नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रच दिया, लेकिन 99 पर सिमट जाने वाले राहुल गांधी की जय जय से क्या हासिल किया जा रहा है? यह भी एक सवाल पब्लिक पूछ रही है। क्या चुनाव के नतीजों पर मोदी विरोधी झूठ का नैरेटिव चला रहे हैं? और जब एनडीए में सब ठीक, तो यूपी से महाराष्ट्र तक शोर क्यों है? यही है आज सवाल पब्लिक का। बीजेपी को खुद के दम पर 272 सीटों से चूक जाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान से इस घमासान को समझा जा सकता है। सुनिए इंद्रेश कुमार ने आज क्या कहा। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इस सब के बीच चुनाव नतीजों पर यूपी बीजेपी में हो रहे मंथन में अब तक अवध, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्रों के हारे उम्मीदवारों से चर्चा हुई है।
हारे उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक इन उम्मीदवारों ने हार के जो कारण गिनाए हैं उनमें भीतरघात, विपक्ष का संविधान बदलने वाला फेक नैरेटिव, अफसरों का असहयोग और पार्टी विधायकों का असहयोग बताया जा रहा है। मुख्य कारण यही बताए गए हैं। सवाल है कि अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो आखिर ये नौबत आई क्यों? मोदी युग की बीजेपी को चुनाव मशीन के तौर पर जाना गया है और पार्टी के नेता हर एक छोटे बड़े चुनाव में लोगों तक पहुंचते रहे हैं, उनसे फीडबैक लेते रहे हैं और समय रहते किसी भी चूक को दुरुस्त करते रहे हैं। ऐसा इनकी कार्यशैली देखी गई है पिछले चुनावों में। फिर इतने बड़े चुनाव में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी से कहां गलती हो गई? सुनिए चुनाव नतीजों के बाद एनडीए में कैसे कैसे सुर फूट कर बाहर आ रहे हैं। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। चुनाव हराने वाले ऐसे अपने लोग थे जो भाजपा से ही तमाम लोगों ने अपना विधायक बने, भाजपा से सांसद बने, भाजपा से ही मलाई खाए, भाजपा से ही पहचान बनी जिनकी। ऐसे लोगों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। तो वही मैंने कहा कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों में हमें लूटा, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई नहीं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के जरूर आऊंगा। उन्हें अपनी हार की समीक्षा अपने घर में करनी चाहिए। आप अपनी घर की सीट पे हारे हैं। मैंने जैसा कि बताया कि इतना विरोध होने के बाद भी मैंने सरधना विधानसभा पे नहीं हारने दिया, तो मेरी जिम्मेदारी तो सरधना विधानसभा की है। या मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जहां चाहूंगा, जिसे चाहूंगा हरा दूंगा और जिता दूंगा? तो फिर तो मैं ही हुआ ना नेता यहाँ के अकेला। एनडीए और बीजेपी जरूर खुद की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन अगर देखा जाए तो यह प्रदर्शन भी छोटा नहीं है, क्योंकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आई है। आंकड़ों के मुताबिक गठबंधन सरकार चलाने के लिहाज से सबसे मजबूत गठबंधन से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह बात सही है कि चुनाव नतीजे कांग्रेस इकोसिस्टम को जून में सावन का एहसास करा रहे हैं, लेकिन क्या 99 का आंकड़ा कांग्रेस का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन नहीं है? क्या कांग्रेस 28 दलों को भी जोड़कर अकेले बीजेपी के आंकड़े से पीछे नहीं रही? और क्या चुनाव नतीजों के बाद सब जगह कांग्रेस में शांति है? सुनिए हरियाणा कांग्रेस में कैसे तूफान मचा हुआ। गुटबाजी स्वाभाविक है, गुटबाजी होती है और है। अभी इसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं है भाई, तो ये तो है और होती है। लेकिन बात ये है कि चुनाव जब लड़ते हैं, हम ठीक से लड़ते हैं, लड़ा है। टिकटों में जरूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते हैं। कई जगह आपको दिख भी रहा है। थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते और कैंडिडेट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। टिकट वितरण बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ है, कांग्रेस नेतृत्व ने किया है और उसमें किसी भी कांग्रेस जन को उंगली उठाने का नहीं चाहिए। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी ने शान से एनडीए सरकार बनाई, फिर क्यों यूपी से महाराष्ट्र तक शोर मच रहा है?
मोदी योगी और योगी भागवत मुलाकातों से क्या बहुमत ना पाने की वजह ढूंढकर सब ठीक कर लिया जाएगा? अब की बार 99 पर आउट हुई कांग्रेस पार्टी इतनी खुश क्यों है? हरियाणा कांग्रेस में मचे गदर पर मंथन कब करेंगे राहुल गांधी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी, नेता है कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सबा नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल जाता है अवनीजेश अवस्थी जी को, राजनीतिक विश्लेषक है। और अवनीजेश अवस्थी जी, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मोहन भागवत जी ने कहा कुछ और उसके बाद इंद्रेश जी ने कहा कुछ। कहीं ना कहीं हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, किसके सर पर फोड़ा जा रहा है ये अभी अगर ना भी समझ आए तो इतना तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव जारी है, बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अंदरूनी कलह का कारण बना है जो 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीजेपी या आरएसएस में ये मानता है कि अगर सब कुछ दुरुस्त होता तो बीजेपी 240 पर सिमटती। तो ये क्या मैसेज है बीजेपी के लिए? ये क्या सुधार के लिए आगाह किया जा रहा है? और जो बीच में से स्वर आ रहे हैं इधर उधर से, इन सब का जो कारण है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी जो एक विनिंग मशीन है, उसके इस विनिंग मशीनरी पर एक सवालिया निशान लग गया है। नाविका जी, एक बात तो ध्यान में आनी चाहिए कि जितनी अब हार के ठीकरे फोड़ने के लिए अगर सर ढूंढे जा रहे हैं, कंधे ढूंढे जा रहे हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी कहीं ये खबर नहीं आई कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई मनमुटाव है, आरएसएस और बीजेपी आपस में मिलके काम नहीं कर रहे हैं, फला सीट पर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है कैंडिडेट का, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। इसलिए ये बात बड़ी साफ सी, जहां तक सरसंघ चालक जी की बात है, सरसंघ चालक जी ने जो वक्तव्य दिया है, आप एक बात, अगर जो लोग संघ को जानते हैं, मैं उनकी बात तो नहीं करता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बोको हरम और आईएसआईएस से जिसकी तुलना करते हैं या उससे भी ज्यादा खराब बताते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हर बार जब भी वहां पर स्वयंसेवकों का शिविर लगता है, वर्ग लगता है, वर्ग के समापन पर आप पिछले कितने ही वर्षों का अगर वक्तव्य देख लेंगे, उनका भाषण देख लेंगे, उनका उद्बोधन देख लेंगे, तो ठीक इसी प्रकार की बात कही जाती है कि स्वयंसेवकों को समर्पण के भाव से काम करना है, समाज में समरसता के भाव से काम करना है, समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति को स्पर्श करना है, जाकर के राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में उसको जागृत करना है। कहीं कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे कोई ये कह सके, हाँ बाहर वाले जरूर कहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं उनको मालूम है कि हर बार आप अगर कहें तो पिछले कितने दशहरा उत्सव हो, ग्रीष्म शिविर हो, शीत शिविर हो, कोई भी ऐसा हो, ये द्वितीय वर्ष का समापन था जिस पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो वक्तव्य दिया है, तो इसलिए इस तरीके की ढूंढना बहुत है। लेकिन एक बात नाविका जी मैं आपसे जरूर कहूं, इस चुनाव का विश्लेषण एक तरीके से और होना चाहिए, जो शायद इन चुनाव के विश्लेषणों में 240 और 99 के बीच में अटक के रह गया, कि अब कम से कम कमलाकर त्रिपाठी और भाटी जी जैसे लोग या बाकी लोग ईवीएम के बारे में सवाल उठाना बंद कर दें। अब ईवीएम के बारे में सवाल उठाया तो वो निहायत गैर लोकतांत्रिक और भारत की छवि को बर्बाद करने की कोशिश माना जाएगा। इस बात को मैं जरूर मानती हूं अवनीजेश अवस्थी जी के ईवीएम का जो रोज का एक बहाना चल रहा था वो तो खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन का बहाना खत्म हो गया, ये तो इस चुनाव में लोकतांत्रिक ढांचे से मैं कहती हूँ एक विपदा हट गई। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि 33 साल की पत्रकारिता के बाद मैं मान लूं कि आरएसएस सिर्फ फिलोसॉफिकल और सोशल काम करता है और बीजेपी के साथ राजनीतिक उनका कोई गठजोड़ लेना देना नहीं है, तो मैं कहूंगी हमारी भी पैदाइश कल की नहीं है,
बड़े सालों से, बड़े दशकों से हम भी कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं सबा नकवी जी आपसे पूछना चाहती हूं। मैं 10 सेकंड का जवाब दे दूं और अच्छा, जवाब दीजिए। मैं 10 सेकंड का और जवाब दूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रचारक आकर के भाजपा में संगठन मंत्री का दायित्व निभाता है, इसलिए मैं उस संबंध को नकार नहीं रहा हूं। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाला जो प्रकल्प है, जो संगठन है, जिनको आनुषंगिक संगठन कहते हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के बीच में हो, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में हो, शिक्षकों के बीच में हो, उन प्रकल्पों के को जिनका दायित्व दिया गया है, जिनको भी दायित्व दिया, उनको पूरी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से उस क्षेत्र में काम करने की। हमारे कहा जाता है कि संघ नहीं करता, स्वयंसेवक काम करता है, और स्वयंसेवक जहां भी है, स्वयंसेवक को अपने दायित्व का पूरी तरह से अनुमान है कि उसको क्या करना। चलिए, लेकिन सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले राउंड चुनाव के बाद ही ये एक तरह से शुरू हो गया था विस्पर कैंपेन के, आरएसएस का काडर बाहर नहीं निकला, बीजेपी का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला। अब ये हर चुनाव में तो ऐसा नहीं होता, इस चुनाव में हुआ था। उसके बाद ये भी खबर आई कि कोई बिहाइंड द सीन्स मीटिंग्स हुई, और आज जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ना सिर्फ आरएसएस से, मैं बात करूंगी बीजेपी के अपने नेताओं से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अलायंस पार्टनर से स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये मैसेजेस किसके लिए? नाविका जी, मुझे कुछ चीजें तो मैंने आपको शायद नहीं दिखाई, लेकिन मैंने फतेहपुर सीकरी की सीट लीजिए तो वहां आरएसएस बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ, आरएसएस के 4 वर्कर थे उस घर में, वो लोग नहीं कैंपेन कर रहे थे उस सीट में। अब मैं जो भी मेरठ में भी प्रॉब्लम थे, वो अलग, बीजेपी ये नॉर्मल होता है पार्टीज के बीच में। लेकिन क्योंकि हम एक दौर से गुजर रहे थे कि लगा कि मोदी जी के सामने सब ओबीडियंटली सब काम करेंगे, ये नहीं हुआ है। और जो व्यक्ति पूजा का जो दौर जो संघ और भाजपा में जो चल रहा है, मीडिया भी उसका हिस्सा है, व्यक्ति पूजा, मोदी की गारंटी, मोदी है जो मुमकिन है, सब चीज मोदी जी ने अपने ऊपर लिया और कोई काउंट नहीं करता। मोदी का चुनाव था। अब जब मोदी जी मेजॉरिटी से कम नंबर लाए हैं तो ये ह्यूमन नेचर है, और संघ ये भी कह रही है कि और चीजें भी हैं। एक व्यक्ति पूजा, घमंड, इन सब चीजों का कहा जा रहा है। मैं नहीं मानती कि ये एक दूसरे के कोई दुश्मन है, लेकिन एक बैलेंस, जो संतुलन बनाए रखना चाहिए, शायद उनकी राय में कुछ और बनना चाहिए, कुछ बैलेंस होना चाहिए। मोदी जी खुद संघ से आए थे, वो संगठन मंत्री थे दिल्ली में, जब हमारी पहली उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में, जब वो इंचार्ज थे संघ के, वो दिए हुए थे कि वो बीजेपी का संगठन का काम संभाले। तो ये हो रहा है बीजेपी में, और ये व्यक्ति पूजा ऐसी चीज है इतने बड़े मुल्क के लिए कि 10 साल मोदी जी ने चला लिया, लेकिन उस दौर में और हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भी आ गए हैं। शहजाद पूनावाला, सवाल इतना ही है कि 240 शायद उम्मीद नहीं थी बीजेपी को, और शायद इसीलिए किसी एग्जिट पोल को भी नहीं थी, सबने आकलन गलत लगाया। लेकिन जो सुर उठ रहे हैं, जो समीक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये सवाल उठाता है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस तरह के सुर क्यों उठ रहे हैं। और जब एक लीडर आर.के. पटेल जी कहते हैं कि हमें गैरों ने नहीं अपनों ने लूटा, तो फिर ये जो अंतर्घात का पहले भी एक सुर उठा था, ये अंतर्घात जो हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को समीक्षा करनी पड़ेगी। और ये अंतर्घात क्यों और कैसे हुआ, क्या बीजेपी को कोई खबर नहीं थी? सबसे पहले नाविका जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं देर से पहुंचा, पर मैं आपको बता दूं सही जगह पहुंचा हूं। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि चाहे जीत में हो या हार में हो, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव के नतीजे का समीक्षा भी करती है, उस पर चिंतन भी करती है। और मैं तो कहना चाहता हूं भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि निंदक नियरे राखिए। हम तो अपने निंदकों को, हालांकि ये कोई भी हमारा निंदक नहीं है, हम तो निंदकों को भी अपने पास रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जीत में अलग प्रकार का चिंतन होता है, हार में आत्मचिंतन ज्यादा होता है। हम तो दोनों को करीब रख के दोनों की बातों को स्वीकारते भी हैं। परंतु आज एक बड़ी अच्छी बात समझ में आ रही है।
जो कल तक भरपेट गालियां ईवीएम को दे रहे थे, उन्होंने ईवीएम को गाली देना बंद कर दिया। जो भरपेट गालियां आरएसएस को दे रहे थे, अब अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि आरएसएस ही जिम्मेदार है पूरे जहर के लिए। आज वो आरएसएस के सरसंघचालक के हर बात को मानने लगे हैं, ये भी एक अच्छा मुझे लगता है संकेत है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिसको 100 में से 100 अमूमन मिलता है, उसको 80 मिला, वो परेशान है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाऊं। और जो लगातार 3 एग्जाम से फेल हो रहा है, उसके 99 पार नहीं हो रहे हैं, वो खुशी से इतरा रहा है। तो करिए घमंड, जितना 37 पे कुछ लोगों का घमंड है। नाविका जी, आप और मैं साथ में थे, 73 पर हमें इतना घमंड नहीं था। हम निश्चित रूप से कम हुए हैं, उसका पूरा आत्मचिंतन करेंगे। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो भीतरघात होता है वो ये होता है कि डीके शिव कुमार, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, आपके तो बड़े इंटरव्यू उनके साथ वायरल होते हैं। डीके शिव कुमार कहते हैं कि हमें चिंतन करना पड़ेगा, खतरे की घंटी बज रही है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? अभी कुमारी शैलजा, वो दलित समाज से आती है, उन्होंने हुड्डा जी पर जो हमला किया है और जो अलायंस का मामला निपटा है, हरियाणा में नो अलायंस बचा, दिल्ली में अलायंस समाप्त हो गया, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को गालियां दे रही है। तो मुझे लगता है हम तो मिशन और विजन के साथ काम कर रहे हैं। 3 जगह सरकार, केंद्र में 4 जगह सरकार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, उड़ीसा, सब जगह सरकार भी बना ली। और इनका एलओपी अब तक कहां बना? मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, एलओपी का पद इतने दिन होने के बाद कांग्रेस ने तो एक तरफा ऐलान कर दिया, भाटी जी से पूछा तक नहीं। भाटी जी को ये मजा आ रहा है कि मैं 30 नंबर की पार्टी हूं, भाटी जी से पूछा तक नहीं उन्होंने। बताइए। कमलाकर त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। जो 3 चुनाव में हार कर विपक्ष में बैठे हैं, वो दूसरों की समीक्षा, दूसरों की अंतरकलह में इतने खुश क्यों हैं? हास्यास्पद बात है नाविका जी, यूपीए 1 यूपीए 2 2 टर्म तो हम लोग भी थे, तो क्या उस समय इन लोगों ने समीक्षाएं या हमले बंद कर दिए थे? ये तो आप देखिए, ये जो मोदी ब्रांड मोदी का चुनाव था, हर जगह मोदी की गारंटी, मोदी, अब की बार मोदी की सरकार, किसको वोट देना है मोदी जी को देंगे। एडवर्टीजमेंट्स भी जो दिखाए जाते थे वो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। न कहीं एनडीए होता था, न कहीं भाजपा होती थी। आज की डेट में अगर आप अपने आपने बड़े बड़े बातें की, 400 पार और ये किया और वो किया, उस पे आप उस चीज को अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? स्केपगोट क्यों ढूंढ रहे हो? और जो बातें हैं वो तो सबके सामने हैं। विजय सिन्हा जी ने अभी बिहार में नीतीश कुमार पर हमला बोला कि कोई किंग नहीं और कोई किंग मेकर नहीं, और स्मृति ईरानी जी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी से जो है उनकी तकझक हुई थी इस बात को लेकर के कि आपके लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें आपने दिखाई ही। जिस तरीके की चीजें हैं, ये बेसिक चीज ये है कि जो ब्रांड मोदी था वो अपनी ब्रांड वैल्यू खो चुका था। चलिए ब्रांड मोदी खो चुका वैल्यू अगर आप कह रहे हैं, तो ब्रांड राहुल गांधी का क्या होगा? 44 सीट, फिर 52 सीट, फिर 99 सीट, लेकिन तीनों बार विपक्ष में, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे नहीं, संशय अभी उस पर पूरा चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उदित राज जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी की सीटों पर, जहां बीजेपी लड़ रही थी वहां तो बेहतर दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से हमें सपोर्ट नहीं मिला, आम आदमी पार्टी से ज्यादा सपोर्ट मिला। और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा कह रही हैं, उधर महाराष्ट्र में जो रोज नई खींचतान चल रही है, वो कमलाकर त्रिपाठी जी आपको नहीं नजर आ रही? ब्रांड मोदी रोड हो गया, इसकी जश्न मना रहे हैं आप? नहीं, हम जश्न इस बात का मना रहे हैं कि देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे जिस तरह से कुठाराघात हो रहा था, जिस तरह से उन पे कब्जा करके जो है वो दूसरों को कोअर्सिव मेथड्स अडॉप्ट करके जो करने की कोशिश की जा रही थी, कब्जा होता तो 240 सीटें होती शहजाद पूनावाला जी। देखिए, हास्यास्पद बात है कि अब वो फिर से कहीं ना कहीं उसी लाइन पे आ रहे। भाई बताइए, अगर ईवीएम सब हैक्ट होते, लोकतंत्र खतरे में होता, तो ये सीटें कैसे आती? आज तो कम से कम ये बहानेबाजी। और आपने ब्रांड की बात की,
ब्रांड राहुल 3 चुनाव में उतने सीट नहीं ले पाया, बीच में नहीं। त्रिपाठी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। त्रिपाठी जी एक स्वस्थ डिबेट का परिचय होता है कि आप अपनी बारी में, मैं अपनी बारी में। नाविका जी मैं कैसे बात रखूं, जनता को समझ में नहीं आता ना, जनता को एंजॉय। सुन लीजिए फिर आपको काउंटर का समय दूंगी, फिर समय दूंगी। ऐसा है मेरे भाई, आपने ब्रांड की बात की, आपका जो 3 टाइम से ब्रांड चल रहा है वो एक समय पे जितना चुनाव में सीट लेकर आए मोदी जी 240, वो 3 चुनाव में नहीं ले पाए। आपने यूपीए की बात की, यूपीए 145 पे पहली सरकार बनाती है, मॉरल राइट है उसका। यूपीए दूसरी सरकार 206 पे बनाए, उसका मॉरल राइट है। और एनडीए को 293 मिले तो उसका मॉरल राइट नहीं है। यह गजब का तर्क है आप लोगों का भाई। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस, उनका मॉरल राइट नहीं, और आपके शहजादे का तीसरा वर्स्ट परफॉर्मेंस है इतिहास का, वो उसका पूरा राइट है। वाह, आप पहले भैया बताइए एलओपी के लिए क्या पूछा आपने? भाटी जी से एलओपी के लिए पूछा है? त्रिपाठी जी क्या हुआ? भाटी जी पसंद नहीं है क्या? पीडीए पसंद नहीं? मॉरल वैल्यूज होती नहीं त्रिपाठी जी, पीडीए नहीं पसंद। टिकट ना दिया जाता, मॉरलिटी। चलिए आज मॉरलिटी ने एंट्री मारी है जब चुनाव खत्म हो गए हैं। लेकिन भाटी जी सवाल ये है कि 28 पार्टियां मिलकर 234 पर और बीजेपी 240 पर, और वहां अंदर समीक्षा की बात हो रही है, हिले हुए हैं, सब तरफ से आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये बताता है कि अंदर की मशीनरी तो दुरुस्त है। यहां पर तीसरी बार विपक्ष में बैठने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बस आप ही विनर हैं इस पूरे देश में, इस पूरे चुनाव में आप ही विनर बन के निकले हैं। सवाल तो इंडिया गठबंधन के लिए भी कई सारे हैं, वो सवाल क्यों नहीं दिखते? सिर्फ बीजेपी और मोदी के सवाल क्यों दिखते हैं विपक्ष को? नहीं, दोनों तरफ के सवाल दिखने चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी हमारी कमजोरी बताए, यही लोकतंत्र है। लेकिन जो ये सवाल अब उठ रहे हैं, जो संघ की तरफ से आवाज उठी है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो मोदी जी के नेतृत्व के खिलाफ एक बगावत का सुर फूटने शुरू हुए हैं, ये तो अभी केवल झांकी है, अभी असली झगड़ा तो बाकी है। अभी तो आप देखिए आने वाले दिनों में और मुखरता के साथ ये चीजें सामने आएंगी। जैसा कि आपने शुरू में कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि संघ कोई बहुत सात्विक संगठन है या बहुत नैतिक संगठन है या संघ ईमानदारी की और सत्यता की बात करेगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी एक है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संघ का ही आनुषंगिक संगठन है। आरएसएस अपने खुद संचालित करती है भारतीय जनता पार्टी को, जिम्मेदारी से बची रहती है, जिम्मेदारी कोई सीधे सीधे लेती नहीं है। तमाम जो फैसले होते हैं वो संघ से ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम इसलिए इसको नोटिस कर रहे हैं कि जो बातें हम पिछले 5 साल से लगातार कह रहे थे, आज उनके अपने अंदर से वो आवाज उठ रही है। हम यही तो कह रहे थे, तानाशाही है, अहंकार है, एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं, यही बातें अब कही जा रही हैं। यही मोहन भागवत जी का स्वर था, ये ही जो है इनका स्वर है इंद्रेश जी का, और जो रतन सारदा इनके उन्होंने लिखा है। आरएसएस का स्टेटमेंट आया है कि इंद्रेश जी के अपनी टिप्पणी थी, ये आरएसएस की ऑफिशियल व्यू पॉइंट ये नहीं है, ये ऐसा संघ ने कहा है। लेकिन शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। इंद्रेश कुमार जी ने एक बात और भी कही जो भाटी जी भूल गए। उन्होंने कहा कि राम बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं, मुझे और भाटी जी आप पूरा समय आप ही ले लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और वो कहना चाहते हैं जी भाटी जी। नहीं, पूरा नहीं, कम से कम साहब आप तो 37 जीत गए, आप ही लीजिए, हमारी तो बोलती बंद कर दीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये असली जो लड़ाई है नी, ये असली लड़ाई अहंकार की लड़ाई है। पहले संघ के जो संघ निर्णय लेता था उनके महत्व होता था। मोदी जी ने अपने अहंकार में संघ की बातें सुननी बंद कर दी हैं। अच्छा, इस चुनाव में संघ ने कई जगह टिकट तय कर दिए थे, और मैं बहुत जिम्मेदारी की लड़ाई नहीं है, ये अहंकार की लड़ाई बन गई। अब आप जवाब दीजिए शहजाद। अब भाटी जी यदि आपकी अनुमति हो तो बड़े विनम्रता से मैं 2-3 सवाल आपके तरफ दागना चाहता हूं, क्योंकि आपने इंद्रेश कुमार जी का जिक्र किया। इंद्रेश कुमार ने तो ये कहा कि जो रामद्रोही है उनको संपूर्ण तरीके से 234 पे समाप्त कर दिया। तो आप मान रहे हैं ना आप रामद्रोही है, पहली बात। वैसे राम भक्तों पर गोलियां आप ही ने चलाई है। नहीं, बीच में नहीं भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अब ये देखिए कि ये पूरी बात सुना करो किसी की।
अभी इन्होंने कहा कि ये अहंकार की बात है, तो मान्यवर ये बता दीजिए कि अब तक तो ये इंडी के नंबर कांग्रेस वाले गिना रहे थे, और जब एलओपी की बात आई तो तू कौन मैं कौन, मतलब कि सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशन पारित कि एलओपी बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा, गया पीडीए साइड में, गए अखिलेश साइड में, गई ममता दीदी साइड में। अहंकार तो इसको कहते हैं मान्यवर, आपके कंधों पर चढ़कर जो 99 तक पहुंचे, अब वो उन्होंने आपको ऐसा साइड कर दिया। और एक और अहंकार का उदाहरण देता हूं, हर्षवर्धन जी बैठे, 10 सेकंड लूंगा। सांगली में ऑफिशियल एमवीए का इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था विशाल पाटिल के खिलाफ, उसके खिलाफ कांग्रेस ने वोट मांगे और जैसे एमवीए का कैंडिडेट हार के विशाल पाटिल जीता, उसको पार्टी में ले लिया। अब बताइए, ये होता है अहंकार, ये होता है धोखा देना। इस पर आप लोग आत्मचिंतन कीजिए, आपके कंधों पर बैठकर 2009 में अहंकारी रूप से कैसे अमर सिंह के साथ बर्ताव किया था भाई, क्या बर्ताव किया था। आरजेडी के 4 सीट आए थे 2009 में भाई, आपको याद है ना, डिनर पार्टी से निकाल दिया था। इसलिए मुझे लगता है अहंकार क्या होता है वो कांग्रेस पार्टी ने आपको कई बार दिखाया, अब भी दिखा रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चुनाव हमने देखे, जो प्रदर्शन हुआ वो सबने देखा, हैरानगी भी हुई, लेकिन जो इस वक्त सुर आ रहे हैं, चाहे वो संघ से हो, चाहे वो बीजेपी के अंदर से हो, और चाहे जिस तरह की बैठकें हो रही हों, आपको क्या लग रहा है, मंथन है या बीजेपी में दो फाड़ हो रहे हैं? देखिए नविका जी, अगर ये सवाल कोई भी कर रहा है या किसी के मन में आ रहा है कि कोई दो फाड़ हो गए, एक शब्द और मैंने सुना अभी कि बगावत हो गई है, कोई कह रहा है संघ और भाजपा अलग अलग हो गए हैं, तो उनको दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जो सबसे बड़ी बात है, क्या आप किसी भी परीक्षा में कम रह जाएं, कुछ असफल हो जाएं, जितनी सफलता प्रत्याशित थी वो नहीं हो, तो क्या करना चाहिए। कुछ मोटी मोटी बातें होती हैं, उसमें कोर्स करेक्शन सबसे पहले होता है, कहां कहां क्या गड़बड़ हुई है वो होता है। और इंद्रेश कुमार जी का बयान संघ का बयान नहीं है। इंद्रेश कुमार जी का आज की तारीख में वो कोई ऐसे दायित्व में नहीं है, उनका जो जिम्मा है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है। तो अच्छा होता वो ये बताते कि कितने मुसलमान और भाजपा से जोड़ लिए, मुसलमानों ने कम वोट दिया तो क्यों दिया। खैर ये अलग विषय हुआ, अच्छा हुआ कि संघ ने अपनी तरफ से बता दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी जब कुछ कहते हैं, और विशेष करके जब वो नागपुर में कार्यकर्ता शिविर में बोल रहे थे, बड़ी सीधी सी बात है, संघ समाज के बीच में काम करता है। राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, बड़े नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बनते हैं। संघ समाज के बीच में काम करता है। समाज में जो सवाल खड़े हो रहे होते हैं उनका जवाब देना ये सरसंघ चालक का दायित्व है। हर स्वयंसेवक के मन में अगर कुछ है तो उसको बताना उनका दायित्व है। वो काम उन्होंने किया। अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या नेताओं में अहंकार है, क्या वो सेवक की भूमिका से अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं, क्या देश के ऊपर उनको कुछ लगने लगा है, क्या जिस एजेंडे के लिए, जिस मकसद के लिए, जिसको बार बार कहा जाता है, उससे कहीं डेविएट हुए हैं, क्या ऐसे लोग टिकट दे दिए गए जो बिल्कुल ही एकदम जिसको कहते हैं ना कि विचार के प्रतिकूल हो गए। इन सारे सवालों का जवाब तो खोजना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, जो पार्टी खोजेगी वो आगे जाएगी, कोर्स करेक्शन करेगी, जो नहीं खोजेगी वो 100 पर 145 पर भी सरकार बनाएगी। असली संकट ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। ये भाजपा के लिए और संघ के लिए चिंता का विषय है, यहां बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, और सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। राकेश कुमार का नोएडा से सवाल है, गजब हो गया, क्या आज विपक्ष भी आरएसएस का प्रशंसक हो गया। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, क्या यह सही नहीं कि बीजेपी के लिए जितना प्रयास और मेहनत मोदी जी और योगी जी ने किया है, अगर उतनी ही मेहनत बीजेपी के विधायक और सांसद कर लेते तो क्या बीजेपी यूपी में 60-70 सीट नहीं जीतती। दीवान अरोड़ा का सोनीपत हरियाणा से सवाल है, कांग्रेस को क्या यह भी समझ नहीं आना चाहिए कि 99 का चक्कर बहुत ही खराब होता है। तो 3 सवाल 3 लोगों के लिए। पहले भाटी जी आपके लिए कि ये जो आरएसएस आपको आजकल बहुत पसंद आने लगी है, इसका राज क्या है। नाविका जी मुझे वक्त दीजिएगा। आरएसएस हमें कतई पसंद नहीं है। आरएसएस समाज विरोधी संगठन है, समाज में विद्वेष फैलाता है, नफरत की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटता है। आरएसएस कभी देश हित में नहीं रहा, न देशभक्त रहा है।
आरएसएस आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के साथ था, आरएसएस तिरंगे का विरोधी था, भारत के संविधान का विरोधी था, आज भी विरोधी है। आरएसएस दलित और पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है। आरएसएस से हमें कभी मोहब्बत नहीं रही और मैंने शुरू में भी यही कहा, आरएसएस और बीजेपी एक हैं। मैंने नहीं कहा कि विरोधी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इनके आपस के मतभेद लड़ रहे हैं, इनका अहंकार लड़ रहा है। इन्होंने जो आरएसएस ने टिकट बेचे, टिकट के पैसे ले लिए, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, आज वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ये वजह है इनके मतभेद की। बहुत बड़ा आरोप है, इसके प्रमाण पेश किए जाएं। मैं सबूत दे दूंगा, मैं दे दो तो ठीक है, सबूत रखिए फिर टेबल पर। ये आरोप लगाने से पहले सबूत रखिए, लेकिन अपनी देश अवस्थी जी प्रकार का घटिया और निम्न स्तर के आरोपों का मैं खुलकर खंडन करता हूं। भाटी जी, आप आरक्षण के विषय में तो बोलने का आपका अधिकार नहीं। रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका भाई? मंडल कमीशन को रोकने वाली कांग्रेस की गोद में आप लोग खेलते हैं और आप आरएसएस के विषय में बोलते हैं। आरएसएस को महात्मा गांधी से लेकर जेपी ने, अंबेडकर जी ने, सबने सराहा। क्या वो महापुरुष गलत थे? इंदिरा जी ने सराहा, क्या वो गलत थे? भाटी जी, आपका और मेरे बीच में बहुत सौम्य रिश्ता है, परंतु आज आपने जिस प्रकार का घटिया और निम्न स्तर का आरोप लगाया है, हमेशा देश की मूल भावना के खिलाफ रहा है। हमेशा चोरी करके लेकर जाती है। हमेशा अपने जन्म से लेकर आज तक आरएसएस भारत की सामाजिक समरसता के खिलाफ रहा है। माफ कीजिएगा भाटी जी, पता नहीं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पर मैं विभाजन के समय की एक परिवार से आती हूं और जितना आरएसएस ने तब पार्टीशन के टाइम काम किया है, कभी उन लोगों से मिलकर उनकी जरूर आप बातें सुन लिया करें। अगर आप एक धारणा बना के बैठे हैं तो थोड़े खुले दिल। बात सुन रखी है हमने, बहुत जानकारी है हमें। मिस्टर भाटी समाजवादी उनसे नहीं सुनेंगे। चलिए, इनके चरित्र कोविड की बात कर लीजिए। कोविड में प्रचारक खाना बांट रहे थे, लोगों के लिए इंतजाम कर रहे थे और आपके लोग जो है वहां पर पैसा बना रहे थे। अवनीजेश अवस्थी जी। नाविका जी, पहली बात तो मैं आपके सामने आपसे ये कह रहा हूं कि भाटी जी ने कहा कि आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नैतिक नहीं है, परमार्थी नहीं है, सात्विक नहीं है। आपने ये नहीं कहा। ये इस तरीके का झूठ बोलते हैं, ये जन्मजात झूठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अंतर विरोध देखिए इनकी बातों में। पहले ये कहते रहे कि संघ सारे संगठनों पे कब्जा करके बैठा है, अब ये कह रहे हैं कि मोदी ने संघ की बात सुननी बंद कर दी तो इसलिए संघ नाराज हो गया। भैया, अब तक तो तुम ये कहते रहे कि तमाम संगठनों पर, तमाम एजेंसियों पर संघ के लोग बैठे हैं, और आज ये कह रहे हो। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि संघ की नहीं सुनी बीजेपी ने इसलिए, और संघ ने टिकटें बेच दी। मतलब कहां से कहां लाते हैं ये वही है। नाविका जी, आजकल एक चुटकुला चल रहा है इनके बारे में कि कोई व्यक्ति गया किसी घर में, उसने कहा बच्चे से कि जरा पहाड़ा बताओ दो, तो उसने कहा 2 दूनी 8। तो उसके पिताजी ने उसको शाबाशी दी। उसने कहा भाई ये 2 दूनी 8 पे शाबाशी क्यों दे रहे? कह रहे कल तक तो 2 दूनी 10 बोल रहा था ना ये, तो अब इसकी प्रोग्रेस ना देखो, 2 दूनी 8 पे तो आया 2 दूनी 10 से। तो ये भाटी जी और कांग्रेस 99 पर यही कर रहे हैं। ये तब लाकर के भाटी जी, जनता सवाल पूछ रही है कि 99 का फेर कितना बुरा होता है, आप समझ पा रहे हैं? ये जनता का सवाल है। किसी भी रेफरेंस में किसी चीज को यूज करेगी जनता तो अलग बात है। 99 का फेर किस लिए कहा गया और सीट के लिए वो डिफरेंट चीज है। बात इसकी है, अभी जो मैं हर्षवर्धन जी को भी सुन रहा था कि वो इंद्रेश जी का अपना बयान है और वो इंद्रेश जी अभी किसी दायित्व में नहीं है, मुस्लिम संगठन के प्रभारी हैं। यही तो आरएसएस का असली चरित्र है। इसमें वो अपना कोई मेंबर बनाते ही नहीं, इनकी कोई रसीद नहीं कटती मेंबरशिप की। और जब भी कोई गलत होता है, चाहे वो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की हो, वो जब भी कुछ गलत होगा तो उससे पल्ला झाड़ने में सबसे आसानी से पल्ला झाड़। पब्लिक के कुछ और सवाल। जयप्रकाश खरे का टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सवाल है, यूपी में अपनों ने क्यों लूटा, इस पर भी मंथन होना चाहिए। सबा नकवी जी, आपको लगता है अपनों ने लूटा यूपी में? नविका जी, होगा और हो रहा है, क्योंकि वो दिख रहा था कुछ सीटों में, जैसे मैंने बार बार कहा, अलीगढ़ में दिखा, मेरठ में दिखा, और क्लियरली फतेहपुर सीकरी में तो मैंने फोटो भी ले ली उन लोगों की जिन्होंने साफ कहा कि उनको आदेश मिला ही नहीं है, पूरा परिवार, कि वो क्या करें। और वोटिंग 2 दिन के बाद थी।
बीजेपी ने मैनेज कर लिया, लेकिन मार्जिन बहुत नैरो हो गया वो सीट। तो हुआ है कुछ बीजेपी में, मैं बार बार कह रही हूँ, हम इधर उधर ना जाए। बीजेपी के अंदर ये जो सिस्टम बन गया था कि एक ही व्यक्ति पूजा का, जो उसको अब चैलेंजेस उसके उठ रहे हैं, वो ये अच्छी चीज है, ये नॉर्मल है, ये संगठन में होना चाहिए। बिल्कुल तो सही कहा आपने। एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, आरएसएस के स्वयं सेवकों का असहयोग बड़ी हार का कारण बना। बूथ लेवल के पन्ना प्रमुख गायब थे। पुराने सांसदों के स्थान पर गलत उम्मीदवारों का चयन भी असहयोग का कारण बना। इन बातों पर बीजेपी क्या सोचेगी? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है। विपक्ष एनडीए में टकटकी लगाकर बैठा है, पर खुद के गठबंधन से जो आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, उस पर क्या कहेगा? रविंद्र सराफ का कोलकाता से सवाल है। विपक्ष ने झूठ फैलाया, खटाखट पैसा डालेंगे, बीजेपी आरक्षण छीन लेगी, बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। बीजेपी इस झूठ के नैरेटिव के खिलाफ आक्रामक रवैया क्यों नहीं अपनाती? शहजाद पूनावाला, गुटबाजी, फॉल्स नैरेटिव से आप हार गए, ये तमाम चीजें पब्लिक को समझ आ रही हैं, क्या बीजेपी के समझ में नहीं आई? देखिए, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि हम लोग 300 से अधिक सीट जीतते तब भी ये चिंतन करते कि और अधिक क्यों नहीं जीत पाए। तो अब जब सीटें कम हुई हैं तो और भी गंभीरता से चिंतन होगा। क्या झूठा नैरेटिव चला, क्या फेक न्यूज चलाया गया, किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया गया, और हमारी क्या कमजोरी रह रही? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में हमारे अलायंस को 2 लाख वोट कम मिले इंडिया अलायंस से। 1% वोट बढ़ जाता तो 60 सीटें हम जीत जाते, परंतु फिर भी ये 1% क्यों नहीं बढ़ पाया? वो 2 लाख वोट कम क्यों रह गए? इसमें पूरा का पूरा विश्लेषण होगा और उस पर कोर्स करेक्शन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। आप एडमिट नहीं करे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैंने एडमिट किया, मैंने तो कहा कि हम गुटबाजी क्या कारण था बीजेपी के ऐसे प्रदर्शन का? ये जो कुछ राज्यों की हम बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जब पार्टी हारती है तो कहा जाता है ना, सफलता उसके कई दावेदार आ जाते हैं, असफल हो जाने पर हर कोई एक दूसरे के ऊपर कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी जी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इन्होंने हरा दिया, उन्होंने हरा दिया, तो भैया तुमने टिकट क्यों लिया था अगर तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी? किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी पार्टी, टिकट चयन पर भी कई सवाल उठे हैं, अब भीतरघात के भी सवाल आ रहे हैं, और इन सारे सवालों को भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर देखना ही पड़ेगा। ये भी सवाल देखना पड़ेगा कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे उनको लेना भी क्या आपके ऊपर भारी पड़ा? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कई ऐसे सवाल हैं, उसका जवाब खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये खोज जारी है। क्या अंतर कला हुआ था, क्या अंतर्घात हुआ था? बीजेपी इस पर आत्ममंथन कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन एक बड़ी चीज जो इस चुनाव से निकल कर आई है कि लोकतंत्र की खासियत ही यही है कि जिस नेता या पार्टी ने जमीन से उठ रही आवाजों को सुनने में चूक की, उसे नतीजों में चूकना पड़ सकता है। और अगर बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं छू सकी तो निश्चित तौर पर पार्टी ने रणनीतिक गलतियां की ही होंगी। ये गलतियां क्या थी, इन्हें दुरुस्त कैसे किया जाएगा? और अगले चुनाव आ रहे हैं राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, इन राज्यों के चुनावों में बीजेपी क्या अपने संगठन को दुरुस्त कर पाएगी? आज सबसे बड़ी कसौटी यही है बीजेपी के लिए।